राध्या तेज कदमों से घर से बाहर निकलती है और कानपुर में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित कुकिंग प्रतियोगिता के रजिस्ट्रेशन केंद्र की ओर बढ़ जाती है। रास्ते में उसके मन में उत्साह की लहरें उठती है क्योंकि ये प्रतियोगिता उसके कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। जैसे जैसे वह रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास पहुंचती है, उसे वहां की भीड़ देखकर हैरानी होती है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और सैकड़ों प्रतिभागी अपने अपने दस्तावेज लेकर खड़े हैं। बहुत से प्रतिभागी दूर दूर के शहरों से आए हुए हैं, कुछ तो दूसरे राज्यों से भी आए हैं। हर किसी के चेहरे पर उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना झलकती है। राध्या अपनी कतार में खड़ी हो जाती है और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करती है। अधिकारी उसकी जांच करते हैं और सब कुछ सही पाकर उसे सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करवाने की अनुमति दे देते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद राध्या के चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिखाई देती है। वह सोचती है कि अब उसकी इस प्रतियोगिता में भाग लेने की राह साफ हो गई है। इधर घर में प्रथम के मन में दादी जी की बातें बार बार गूंजती रहती हैं। दादी जी ने सुबह ही उसे कुछ कहा था, जिसने प्रथम के मन में संदेह की बीज बो दी थी। उसे लगता है कि राध्या ने जानबूझकर उससे कोई बात नहीं की और बिना कुछ बताए घर से निकल गई। यह बात प्रथम के मन में कड़वाहट पैदा करती है और वह गुस्से में आ जाता है। उसका मन करता है कि वह राध्या को फोन करके सब कुछ पूछे। वह राध्या का मोबाइल नंबर डायल करता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हॉल के अंदर नेटवर्क की समस्या के कारण फोन नहीं लग पाता। हर बार जब वह डायल करता है, कॉल कट हो जाती है या फिर सिग्नल नहीं आता। प्रथम का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि राध्या या तो फोन नहीं उठा रही है या फिर जानबूझकर उसकी अनदेखी कर रही है। इस बीच दादी जी आग में घी डालते हुए कहती हैं, देखा प्रथम, अगर उसे तुम्हारी परवाह होती तो कम से कम एक फोन तो करती। अब वो अपनी राह चली गई, हमें तो भूल ही गई होगी। यह बात प्रथम के गुस्से को और भी भड़का देती है। प्रथम बिना कुछ और बोले घर से निकल पड़ता है और कानपुर की ओर चला जाता है। उधर राध्या रजिस्ट्रेशन पूरा करके बाहर निकलती है। तभी आयोजक घोषणा करते हैं कि प्रतियोगियों के लिए एक ओरिएंटेशन मीटिंग भी आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रतियोगिता के नियमों और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। राध्या को इस मीटिंग में शामिल होना जरूरी था, इसलिए वो तुरंत वहां जा पहुंचती है और मीटिंग में शामिल हो जाती है। उसका फोन साइलेंट मोड पर रहता है क्योंकि मीटिंग के दौरान फोन की आवाज नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ प्रथम रजिस्ट्रेशन सेंटर पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि ओरिएंटेशन मीटिंग चल रही है और बाहर से कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रथम को लगता है कि राध्या अंदर मीटिंग में है और बाहर खड़े खड़े उसका इंतजार करने लगता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह सोचता है कि राध्या ने उसके साथ जो किया वह ठीक नहीं था। इसी बीच पार्किंग में एक बदमाश खड़ा था जो किसी महिला प्रतिभागी का बैग छीनकर भागने लगता है। महिला जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मेरा बैग छीन ले गए। लोग घबरा जाते हैं और अव्यवस्था फैल जाती है। कुछ लोग दौड़ने लगते हैं, कुछ चिल्लाने लगते हैं। राध्या शोर सुनकर बाहर दौड़ती है और तुरंत सुरक्षा गार्ड को आवाज देती है। वह गार्ड की ओर इशारा करते हुए कहती है, भाई साहब, वो बदमाश भाग रहा है, जल्दी करो। प्रथम भी बदमाश के पीछे दौड़ पड़ता है। दोनों मिलकर बदमाश का पीछा करते हैं। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद बदमाश डर से बैग फेंक कर भाग निकलता है। बैग जमीन पर गिर जाता है और बदमाश गायब हो जाता है। सुरक्षा गार्ड बैग उठाकर उस महिला को वापस दे देते हैं। महिला बैग पाकर राहत की सांस लेती है और सुरक्षा गार्ड तथा प्रथम और राध्या का धन्यवाद करती है। इस घटना के बाद राध्या पहली बार प्रथम को वहां देखकर चौंक जाती है। वो समझ नहीं पाती कि प्रथम यहाँ कैसे पहुंच गया। वो धीरे से कहती है, आप यहाँ कैसे आए और इतना गुस्सा क्यों है आपको? प्रथम गुस्से में जवाब देता है, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। राध्या हैरान होकर कहती है, मैंने तो तुम्हें चिट्ठी लिखी थी। सोचा था कि तुम घर पर ही होगे और मीटिंग में व्यस्त रहोगे, इसलिए परेशान नहीं किया। मैंने सोचा था कि तुम समझ जाओगे। प्रथम नाराज होकर कहता है, चिट्ठी से क्या होता है? चिट्ठी पति से बात करने की जगह नहीं ले सकती। तुम्हें सीधे मुझसे बात करनी चाहिए थी। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों की आवाजें ऊंची हो जाती हैं और वहां खड़े लोग उन्हें देखने लगते हैं। तभी आयोजक वहां आते हैं और बताते हैं कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि हाल ही में आसपास चोरी की कुछ घटनाएं हुई हैं। वह कहते हैं, कृपया सभी प्रतिभागी अपनी अपनी वस्तुओं का ध्यान रखें और किसी अजनबी से कोई बात नहीं करें। राध्या और प्रथम चुप हो जाते हैं और आयोजकों की बात सुनते हैं। उनकी बहस वहीं रुक जाती है, लेकिन मन में अभी भी गुस्सा है। उधर घर में दादी जी को पूरा विश्वास होता है कि दोनों के बीच अब बड़ा झगड़ा हो चुका होगा। वो मन ही मन खुश होती हैं और सोचती है कि अब तो राध्या और प्रथम के बीच सब खत्म हो जाएगा। वो अपनी योजना को सफल होता देखकर प्रसन्न होती हैं। शाम को दोनों अलग अलग तरीकों से घर लौटते हैं। राध्या अपनी कार से आती है और प्रथम अपने दोस्त की बाइक पर आता है। पूरे रास्ते दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। मौका मिलने पर भी वे एक दूसरे से आंख नहीं मिलाते।
राध्या सोचती है कि प्रथम को उसकी समझदारी का अंदाज नहीं है और प्रथम सोचता है कि राध्या ने उसे अपमानित किया है। घर पहुंचते ही दादी जी मासूम बनकर पूछती हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है? कंपटीशन का रजिस्ट्रेशन हो गया। प्रथम बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। राध्या को समझ आ जाता है कि किसी ने जानबूझकर गलतफहमी बढ़ाई है। वो सोचती है कि दादी जी ने ही प्रथम को कुछ बताकर उसके खिलाफ कर दिया होगा। रात को राध्या प्रथम के पास जाकर शांत स्वर में कहती है, अगर मेरी वजह से आपको बुरा लगा है तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। मैंने सोचा था कि चिट्ठी लिख दूंगी तो आप समझ जाओगे। मुझे नहीं पता था कि आप इतने गुस्सा होंगे। प्रथम कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, मुझे गुस्सा इस बात का था कि मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रहा। तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था, चाहे फोन से हो या सामने से। राध्या भावुक होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, आप मेरे सबसे बड़े सहारे हैं। मैं सिर्फ आपको परेशान नहीं करना चाहती था। मुझे लगा कि आप व्यस्त होगे इसलिए परेशान नहीं किया। प्रथम को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो समझता है कि उसने शायद जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। दोनों के बीच की गलतफहमी धीरे 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 दूर हो जाती है और वे फिर से एक दूसरे से बात करने लगते हैं। लेकिन कमरे के बाहर खड़ी दादी जी उनकी सारी बातें सुन लेती है। वह दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुनती रहती है। जब उसे पता चलता है कि दोनों फिर से सुलह हो गए, उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह मन ही मन कहती है, एक बार फिर मेरा प्लान नाकाम हो गया। अब मुझे ऐसा कदम उठाना होगा कि राध्या किसी भी हालत में इस प्रतियोगिता तक न पहुंच सके। दादी जी की आंखों में एक नई साजिश की चमक दिखाई देती है और वह अपने कमरे में जाकर कुछ सोचने लगती हैं। उनके मन में एक नई योजना बनने लगती है जो राध्या को इस प्रतियोगिता से दूर रखे। इसी रहस्यमय मोड़ पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। देगा एपिसोड की शुरुआत दादी जी के गंभीर चेहरे से होती है। वह अपने कमरे में बैठी हुई है और उनके चेहरे पर साजिश के भाव हैं। वह मन ही मन सोचती हैं कि जब तक राध्या इस प्रतियोगिता में जाएगी, घर के सभी लोग उसी की तारीफ करेंगे और उसी पर फिदा होंगे। उन्हें अपना दर्जा खतरे में दिखता है। उन्हें लगता है कि अब सब राध्या को ही अपना आदर्श मानने लगे हैं और उनकी अनदेखी हो रही है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वह खुद ही पीछे हट जाए। दादी जी अपनी योजना पर काम करने लगती हैं और वो सोचती हैं कि अब उन्हें कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे राध्या प्रतियोगिता में भाग ही ना ले पाए। उनके मन में कई विचार आते हैं और वह एक एक करके उन्हें तौलती हैं। उनकी आंखों में एक कपटी चमक आती है जो बताती है कि वह कुछ बड़ा करने वाली हैं। अगली सुबह की रोशनी के साथ ही राध्या अपनी प्रतियोगिता की तैयारी में जुट जाती है। वह रसोई में नई नई रेसिपी बनाकर अभ्यास करती है, हर छोटे बड़े विवरण पर ध्यान देती है। उसकी आंखों में संकल्प और लगन झलकता है। प्रथम चुपचाप दूर खड़ा उसे देखता रहता है। पिछली रात की गलतफहमी तो दूर हो गई थी, लेकिन उसके मन में अभी भी हल्की सी नाराजगी बनी हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि राध्या ने उसे क्यों इस तरह से दूर रखा। तभी राध्या मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है और कहती है, आज आप मेरी बनाई हुई डिश चखेंगे। उसकी आवाज में सहजता और आमंत्रण है। प्रथम हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, अगर शेफ साहिबा इजाजत दें तो जरूर। ये सुनकर राध्या की आंखों में चमक आ जाती है। दोनों के बीच का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। दादी जी यह सब देखकर परेशान हो जाती है। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती है। वो सोच में पड़ जाती है कि यह सब कैसे रुकेगा। कुछ देर बाद प्रतियोगिता की आयोजन समिति का फोन आता है। राध्या को बताया जाता है कि अगले दिन सभी प्रतिभागियों को समय पर रिपोर्ट करना होगा और अपनी पहचान से जुड़े सभी दस्तावेज साथ लाने होंगे। यह बात सुनकर राध्या की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दादी जी यह बात सुन लेती हैं और वह सोचती है कि अगर राध्या समय पर नहीं पहुंची तो उसका सपना यही खत्म हो जाएगा। उनके मन में एक योजना बनने लगती है। उधर घर में सभी लोग राध्या की तैयारी देखकर खुश होते हैं। परिवार के कुछ सदस्य उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसे उत्तेजित करते हैं। हर कोई उसके साथ खुश है। दादी जी ऊपर से मुस्कुराती है, लेकिन उनका मन ही मन में कुछ और ही सोच रहा है। वह अपनी नई योजना पर काम करने लगती हैं। रात को प्रथम राध्या के लिए शुभकामनाओं वाला एक छोटा सा नोट लिखता है। वह अपनी भावनाओं को कागज पर उतारता है और कहता है, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीतना या हारना बाद की बात है। पूरी कोशिश करना सबसे जरूरी है। यह नोट पढ़कर राध्या की आंखें नम हो जाती हैं। उसके मन में एक गर्माहट फैल जाती है। अगली सुबह पूरे घर में हलचल रहती है। राध्या तैयार होकर निकलने ही वाली होती है कि अचानक उसे पता चलता है कि प्रतियोगिता के लिए रखी उसकी जरूरी फाइल अपनी जगह पर नहीं है। उसका दिल धक्कों से भर जाता है। वह घबरा जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। समय लगातार निकलता जा रहा होता है और वह बेचैन होती जाती है। प्रथम तुरंत सभी कमरों में तलाश शुरू करता है। वह हर किसी से पूछता है कि फाइल आखिरी बार किसने देखी थी। हर कोना, हर दराज, हर अलमारी वह खोलकर देखता है। दादी जी भी दिखावे के लिए खोजने लगती है और कहती हैं, अरे इतनी लापरवाही अब कैसे जाएगी। उनकी आवाज में निराशा है, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही है। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि उसकी महीनों की मेहनत बेकार हो जाएगी।
सारी रात की बेइंतहा तैयारी, सारे सपने, सारी उम्मीदें सब कहीं खो जाएंगी। उसका गला भर आता है। तभी प्रथम को अचानक याद आता है कि पिछली रात उसने अभ्यास की रेसिपी देखते समय फाइल को रसोई की अलमारी के ऊपर सुरक्षित रख दिया था ताकि कहीं खो ना जाए। वह तुरंत वहां पहुंचता है और फाइल अपने हाथ में पाता है। एक जोर की सांस उसके मुंह से निकलती है। राध्या खुशी से कहती है, अगर आज आप याद न दिलाते तो मैं सचमुच देर कर देती। उसकी आवाज में आभार और राहत है। दादी जी का चेहरा उतर जाता है। उनकी योजना एक बार फिर विफल हो गई। वह निराश हो जाती है, लेकिन अपनी निराशा को छुपाए रखती है। उनके मन में गुस्सा और हार दोनों की भावना है। प्रथम राध्या से कहता है, अब किसी बात की चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हें प्रतियोगिता स्थल तक छोड़कर आऊंगा। उसकी आवाज में आश्वासन और संकल्प है। दोनों घर से निकल जाते हैं। राध्या के कदम आत्मविश्वास से भरे हैं। प्रथम उसके साथ है, उसका साथ मजबूत है। उधर दादी जी खिड़की से उन्हें जाते हुए देखती हैं। उनकी आंखें उनकी गतिविधियों को ट्रैक करती है। धीरे से वह कहती है, आज तो बच गई, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उनकी आवाज में एक अजीब सी ताकत है, एक संकल्प है। कैमरा दादी जी के चेहरे पर झूम होता है। उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान दिखाई देती है। वो मुस्कान जो किसी गहरी योजना की प्रतीक है, जो किसी अधूरे खेल की ओर इशारा करती है। उनकी आंखों में चमक है, एक दृढ़ संकल्प की चमक। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है। दर्शकों के मन में एक अधूरी कहानी छोड़कर, एक अनुत्तरित प्रश्न लेकर, आखिर दादी जी की अगली क्या योजना होगी। अगले प्रकरण में प्रतियोगिता का दृश्य दिखाया जाता है, जहां राध्या और प्रथम समय पर मंच पर पहुंच जाते हैं। विशाल हॉल में देश भर से आए हजारों प्रतिभागी अपने अपने व्यंजनों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हवा में उत्साह और घबराहट का मिश्रण तैर रहा है। पंजीकरण काउंटर पर एक अधिकारी राध्या के कागजात जांचते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, बधाई हो, आपका प्रवेश सफल रहा। अब आप पहले दौर में भाग ले सकती हैं। राध्या एक लंबी राहत की सांस लेती है। प्रथम भी मुस्कुराते हुए कहता है, अब अपनी कला को दिखाओ। इसी क्षण घर में दादी जी बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहल रही है। उनके मन में एक ही बात घूम रही है कि किसी तरह राध्या इस प्रतियोगिता में शामिल ना हो पाए। वो चाहती है कि राध्या का सफलता का सिलसिला रुक जाए। तभी उनके मोबाइल पर एक परिचित का फोन आता है। आवाज में जानकारी है कि राध्या समय पर पहुंच गई है और उसका पहला दौर शुरू होने वाला है। यह सुनते ही दादी जी का चेहरा अचानक उतर जाता है। वह गुस्से में फोन रख देती हैं और बड़बड़ाती हैं, हर बार मेरी योजना क्यों नाकाम हो जाती है। हॉल में अब पहला दौर आरंभ होता है। आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों को निर्धारित समय में एक विशेष पकवान तैयार करने का कार्य सौंपा है। राध्या अपने आत्मविश्वास के साथ रसोई में कदम रखती है। उसके हाथों में चूल्हे की गर्मी और मसालों की खुशबू है। उसकी लगन और अभ्यास स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। दर्शक दीर्घा से प्रथम आवाज लगाता है, तुम कर सकती हो। उसकी आवाज में उत्साह और विश्वास झलकता है। हर एक कटाकश, हर एक मसाले की सही मात्रा का ध्यान रखते हुए राध्या अपनी प्रस्तुति को सजाती है। हॉल में खाना पकाने की खुशबू तैरती है, जिससे दर्शकों की नजरें रसोई की ओर खिंच जाती है। टाइमर की टिक-टॉक ध्वनि समय की अंतिम सीमा की याद दिलाती है। समय की समाप्ति के साथ सभी प्रतिभागी अपने अपने पकवान निर्णायकों के सामने रखते हैं। निर्णायक एक एक कर स्वाद का मूल्यांकन करते हैं और अपनी टिप्पणियां लिखते हैं। निर्णायकों के चेहरे पर संतुष्टि या असंतोष के भाव उभरते हैं और वे आपस में मुट्ठी भर टिप्पणियां करते हैं। भीड़ में से कुछ लोग धीरे धीरे राध्या की ओर देखते हुए अनुमान लगाते हैं कि उसका पकवान कितना अच्छा रहा होगा। कुछ देर बाद प्रस्तोता मंच पर आता है और घोषणा करता है कि पहले दौर के परिणाम कुछ ही मिनटों में सार्वजनिक किए जाएंगे। प्रस्तोता की आवाज में उत्साह और गंभीरता दोनों झलकते हैं, जो दर्शकों के दिलों में एक अजीब सी खिंचाव पैदा करती है। राध्या और अन्य प्रतिभागियों की धड़कनें तेज हो जाती है। प्रथम भी उत्सुकता से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है। कैमरा धीरे धीरे राध्या के चेहरे पर जूम होता है। उसके चेहरे पर आशा और घबराहट दोनों छाया हुई है। प्रकरण यही रोमांचक अनिश्चितता के साथ समाप्त होता है, जिससे दर्शकों का मन उत्सुकता से भर जाता है।